श्याम बाजार का शैतान। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आज सबसे बड़ी खबर यही है। दरअसल कोलकाता कांड का जो आरोपी है, जब उसका साइको एनालिटिकल प्रोफाइल तैयार किया गया तो कई चौंकाने वाली बातें उसमें निकलकर सामने आई हैं, हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए, उससे आप समझ जाएंगे ये शख्स कितना खूंखार है। नाम संजय रॉय, उम्र 35 साल, जुर्म लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या। संजय रॉय गिरफ्तार है और सीबीआई की टीम उससे सवाल पर सवाल कर रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला, उसके मुताबिक सीबीआई ने एक्सपर्ट की मदद से आरोपी संजय रॉय के मनोविज्ञान की पड़ताल की है। एक्सपर्ट का मानना है कि आरोपी संजय को सेक्स की लत लग चुकी थी, यानी सेक्स एडिक्ट था। सीबीआई ने संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट किया, जिसमें उससे निजी जिंदगी के कई सवाल पूछे गए। उससे पूछा गया कि उसका पत्नी से संपर्क और संबंध दोनों कैसा रहा है। तब उसने ये माना, जो सूत्रों के आधार पर बताया गया है, कि वो रेड लाइट एरिया कई बार जाता था और लड़कियों से छेड़छाड़ उसका स्वभाव था। हालांकि 8 और 9 नवंबर को वो रेड लाइट एरिया गया या नहीं, इस सवाल के जवाब में वो सीबीआई की टीम को गुमराह कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी। घटना से एक दिन पहले वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया था, वहां जाकर उसने शराब पी थी। सीबीआई ने आरोपी का साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया है, जिससे आरोपी के हाव भाव और व्यवहार के जरिए घटना को समझने की कोशिश की गई। एबीपी न्यूज को सीबीआई सूत्रों से जो मालूम चला, उसके मुताबिक इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करने वाली डॉक्टरों की टीम भी इसकी सच्चाई जानकर हैरान है। बताया जा रहा है कि सीबीआई को पूछताछ के दौरान संजय रॉय से जो मोबाइल मिले थे, उसमें हिंसक पॉर्न वीडियो भी थे। संजय रॉय ने पूछताछ के दौरान कबूला कि वारदात के दिन उसने पॉर्न वीडियो देखे थे। 5 डॉक्टरों की टीम ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। इस दौरान उसने घटना का ब्यौरा टीम को दिया है। यहां तक कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसने किस तरह से बर्बरता की, इसकी जानकारी भी दी। सीबीआई सूत्रों की माने तो डॉक्टरों की टीम के सामने घटना का जिक्र जब संजय कर रहा था, तब उसके चेहरे पर ना तो पछतावे का कोई भाव था, ना ही कोई शिकन। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि सवालों का जवाब देते वक्त वो मुस्कुरा रहा था। इतना ही नहीं, बड़ी ही बेशर्मी से वो टीम को क्राइम सीन के बारे में बता रहा था। सूत्रों की माने तो घटना वाले दिन 4 बार संजय अस्पताल के अंदर गया था। पहली बार इसने ट्रेनी डॉक्टर को घूरा भी था। दिन में उसने कई बार पीछा भी किया, फिर रात को रेप और हत्या करने के बाद वहां से निकलकर अपने बैरक में जाकर सो गया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में डॉक्टर जो हड़ताल पर थे, अब राहत वाली बात यह है कि यह हड़ताल खत्म हो गई है। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आज ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से अपील की थी कि आप हड़ताल खत्म करें, मरीजों को दिक्कत हो रही है, आपका संरक्षण हम करेंगे। तो पहले आज एम्स से खबर आई थी कि एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की है। उसके बाद आरएमएल हॉस्पिटल के भी डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की थी। अब पूरे देश भर के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। FAIMA की तरफ से यह बात कही गई है, देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल अभी से खत्म। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सुनवाई हुई। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी और कोर्ट ने जो कहा, उसने कोलकाता पुलिस को पानी पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जज ने तो ये तक कह दिया कि पिछले 30 सालों में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। घटना स्थल पर अहम सुराग थे, उसे संरक्षित करने में देरी की गई। कई अहम सबूत मिटने का अंदेशा। डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। 30 साल में ऐसा नहीं देखा। हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद दर्ज हुई।
the gossip is that no case has सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्याकांड की सुनवाई के दौरान ये तल्ख टिप्पणियां की गई। इन टिप्पणियों का साधारण शब्दों में मतलब समझें तो कोलकाता पुलिस पर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के शव के पंचनामा, पोस्टमार्टम और एफआईआर की टाइमिंग को लेकर कोलकाता पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जज को कहना पड़ गया 30 साल में उन्होंने ऐसी लापरवाही नहीं देखी। काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है एफआईआर 1130 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। इस बीच एबीपी न्यूज को हाईकोर्ट में दी गई कोलकाता पुलिस की वो रिपोर्ट मिली जिसमें रेप और हत्या की घटना का ब्यौरा दर्ज है। पुलिस की ये रिपोर्ट सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 4A में लिखा गया कि कोलकाता पुलिस को डॉक्टर की बेहोशी की सूचना सुबह 10:10 पर मिली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की बात तड़के 3 से 4 बजे के बीच बताई गई। तो क्या अस्पताल ने कोलकाता पुलिस को गलत सूचना दी या फिर पुलिस ही गलत जानकारी दे रही है? यही वजह कि पीड़ित परिवार को कोलकाता पुलिस या प्रशासन की जांच पर भरोसा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया 9 दिन की जांच में उसने क्या पाया। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और पुलिस की केस डायरी को देखने के बाद जजों ने पाया कि 9 अगस्त की सुबह घटना की जानकारी मिलने के लगभग 14 घंटे बाद कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कई घंटों तक शव को यूं ही पड़े रहने दिया। घटना स्थल को भी रात में सुरक्षित किया गया, जबकि ये सुबह हो जाना चाहिए था। इस केस में सीबीआई 7वें दिन भी उस तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, जो सबूत मिटाने के लिए शक के घेरे में है। कोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका पर उस दिन भी सवाल उठाए और आज भी कोर्ट में सवाल उठाए गए। प्रिंसिपल संदीप घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है और सीबीआई इसी का सच जानने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं संदीप घोष सीबीआई को सही जवाब नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की नई पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, आपको बताएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वापस सीबीआई दफ्तर लाया गया है। दरअसल सीबीआई की टीम कोर्ट लेकर गई थी संदीप घोष को और अब वापस सीबीआई दफ्तर लाया गया है। लगातार 7वां दिन और पूछताछ संदीप घोष से जारी है। 75 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सवालों के जवाब सीबीआई की टीम को नहीं मिल पा रहे हैं और आज 7वां दिन पूछताछ चल रही है और अब सबूत मिटाने का शक संदीप घोष पर है। कोर्ट लेकर गई थी सीबीआई की टीम और अब वापस सीबीआई दफ्तर लाया गया। और बात कर लेते हैं स्पेशल 151 की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर हॉस्पिटल में स्पेशल 151 की तैनाती कर दी गई है। दरअसल ये सीआईएसएफ के वो जवान हैं जो अब वहां पर मुस्तैदी के साथ अस्पताल के लोगों की और वहां की सुरक्षा करेंगे। एक, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 151। ये वो 151 स्पेशल जवानों की पूरी टीम है जिसमें ऑफिसर हैं, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। तस्वीरें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस की हैं। दोपहर को सीआईएसएफ जवानों का पूरा जत्था सुरक्षा की ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंचा।
बाकायदा अफसरों ने जवानों की परेड कराई, ड्यूटी के बारे में समझाया और फिर अस्पताल की सुरक्षा संभाल ली। You can see we have already deployed. So you can guess from our deployment. You'll find us deployed in all the shift. You'll find our people have come. We have deployed ourselves. Just wait and watch. It will not happen. असल में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को रेप केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोलकाता पुलिस अस्पताल की सुरक्षा में नाकाम है, लिहाजा अस्पताल की सिक्योरिटी CISF को दी जाए और इसी के बाद कॉलेज में ये तैनाती की गई है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा के लिए CISF ने जो प्लान बनाया है उसमें पूरी टुकड़ी के करीब 151 सुरक्षाकर्मी और अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं, 3 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 38 हेड कांस्टेबल और 68 कांस्टेबल शामिल हैं। जवान कल शाम को पहुंच गए थे और आज इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। अब समझिए कि आखिर अस्पताल की सुरक्षा CISF के हवाले करने की नौबत आई ही क्यों। ये 14 अगस्त की रात का वीडियो है। इसमें सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने झुंड बनाकर अस्पताल पर हमला किया था। और फिर यहां तोड़फोड़ की। वीडियो वायरल हुआ तो कोलकाता पुलिस और अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठे। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस वीडियो पर सियासी बवाल मचा। ममता सरकार की नाकामी पर विरोधियों ने सवाल दागे। बाद में कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की। इस घटना ने अस्पताल के डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर काम धंधा छोड़कर आंदोलन करने लगे। आरोप लग रहे थे कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने में ममता सरकार फेल है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CISF की तैनाती हो गई है, तो साफ है कि कोलकाता पुलिस सुरक्षा के मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, तभी ऐसा किया गया है। फिलहाल CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये मामला कितना संगीन हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगाइए कि राज्यपाल को भी इंटरवीन करना पड़ा। राज्यपाल खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कल गए थे। आज हमारे सहयोगी रविकांत ने उनसे बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में आने आज जो कोलकाता पुलिस है उसको काफी फटकार लगाई है कि उसकी जो कार्यप्रणाली थी उस पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो देश के एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो देश की एपेक्स कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। उसका लेटर एंड स्पिरिट फुलफिल करना है, एक्शन देना है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन, नॉट एन एलिबी फॉर इनएक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता, इनएक्शन 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 एवरीवेयर, वो ठीक नहीं है। राष्ट्रपति से मिले आप, गृह मंत्री से मिले, यहाँ पर जो परिवार है पीड़ित उनसे भी मिले, क्या बातचीत हुई इन सब जगह? वे परेशान है, बहुत दुखी है। माँ का दुख, बाप का दुख हमको समझना है, इतना डीप है। वी शुड रेस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स। उन्होंने मुझसे क्या कहा, जो कुछ कहा वो उसके बारे में मैं एक्शन लेना चाहिए, उसके एम्बैरस नहीं करना। जो वो उन्होंने मुझसे कन्फर्स किया वो पब्लिक डोमेन में कहना अच्छा नहीं, उचित नहीं। इस टाइम में राजभवन से जो कुछ कर सकता है हम ज़रूर करेंगे। मैंने उनको आश्वास दिया, चिंता मत करो, घबराओ मत, हम सब आपके साथ हैं। कंटेंट क्या है उसके बारे में मैं ओपन में कुछ नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री को माने।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं महाराष्ट्र के बदलापुर कांड की, जिसमें 24 अगस्त को विपक्ष ने बंद का ऐलान किया है। लेकिन अब इस बंद पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिंदे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने रेल ट्रैक के आंदोलन के पीछे राजनीति की आशंका जाहिर की थी। मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर में मंगलवार को दिन भर बवाल हुआ था। छोटी बच्चियों से यौन शोषण को लेकर रेल ट्रैक को 10 घंटे तक जाम कर दिया गया। जनता जी का इस आंदोलन को लेकर बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने एक शक जताया था। शक था प्लानिंग का। दावा किया गया कि भीड़ बाहर से आई थी और प्लानिंग के साथ कुछ लोगों ने बवाल कराया। हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजणे इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते आणि मंत्री महोदयांनी समजून त्यांच्या सगळ्या मागण्या या मागण्या होत्या त्या सगळ्या पूर्ण केल्या तरी हटायचं काम नाव घेत नव्हते। याचा अर्थ त्यांना हे बदनाम करायचं होतं सरकारला। शिंदे के इस बयान पर 2 दिनों से महाराष्ट्र की सियासत का माहौल गर्म है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे के सियासत वाले बयान पर सवाल उठाए। दुर्भाग्य है हमारे ये मुख्यमंत्री है, उनका जो स्टेटमेंट है इसमें राजनीति है, तो उनके मानसिकता विकृत है। जिस तरीके से ये जो दुष्कर्म किया है उसकी मानसिकता विकृत थी, वैसे इसमें राजनीति है ऐसे कहने वालों की मानसिकता भी विकृत है। बदलापुर कांड के खिलाफ महाअघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। विपक्ष गृह मंत्री फडणवीस का इस्तीफा मांग रहा है। बुधवार को नाना पटोले बदलापुर गए थे। उद्धव ठाकरे भी बदलापुर जा सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि सरकार कार्रवाई कर चुकी है, फिर बंद का मतलब क्या है? अभी भी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। तुरंत के तुरंत प्रिंसिपल और जो बाकी वहाँ के अधिकारी उनको सस्पेंड किया है। सरकार इसमें सिंसियर है कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ना कि बंगाल की तरह संरक्षण दिया जाएगा। मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर में 12 से 13 अगस्त को 2 छोटी बच्चियों से यौन शोषण की घटना हुई थी। आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस की हिरासत में है। मामला अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने देरी से एफआईआर के लिए सरकार को फटकार लगाई। स्कूल ने एफआईआर करवाने में डिले की है। स्कूल के ऊपर स्टेप्स होने चाहिए इन रिगार्ड्स विद पॉक्सो। उसके बाद आपने सेक्शन 3940 का कंप्लायंस नहीं किया है। आपने पॉक्सो से रिलेटेड जो स्टेप्स होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो आपने फॉलो किए हैं कि नहीं उसका बताइए। आपने विक्टिम का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या? ये सारे चीज़ें कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछी। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने स्कूल जाकर जांच पड़ताल की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस कांड पर राजनीति तेज है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था दिन में कि शाम 5 बजे तक पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दी जाए मजिस्ट्रेट की तरफ से, और इस बाबत मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई हुई थी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि मजिस्ट्रेट इस बाबत आज ही आदेश दें पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर। और वही अभी बड़ी खबर आ रही है कि अब इस बाबत अनुमति दे दी गई है, यानी संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इससे कुछ और अहम जानकारियां इसके बारे में मिल पाएंगी। तो पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। इस पूरे मामले में संदीप घोष एक ऐसा किरदार बताया जा रहा है जिसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है, यानी उससे मिली जानकारियों के आधार पर बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। 4 ट्रेनी डॉक्टर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, इस बाबत भी आदेश दिया गया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोयवाल के पास। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी मनोज्ञा। जी बिल्कुल, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स और उनके साथ डॉक्टर संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा और बताने की कोशिश की जाएगी कि उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या चल रहा है। जो जवाब अभी तक दिए गए हैं पिछले दिन की लगातार हो रही पूछताछ में, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं कि मानसिक तौर पर जब कोई भी व्यक्ति उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा होता है तो न्यूरो सिस्टम और बाकी सारे रिस्पॉन्स सिस्टम से ये पता लगता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ।
और यही पता लगाने की सीबीआई कोशिश करेगी कि अगले अलग अलग जवाबों में कहाँ सच्चाई है और कहाँ उस सच्चाई को छुपाने की कवायद। चलिए, शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए आपका। और अभी की बड़ी खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर जेपीसी की आज पहली बैठक हुई। 6 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है और वहीं से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एनडीए के साथी हैं हमारे साथ, ये एआईएमपीएलवी की तरफ से दावा किया गया है। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमपीएलवी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला, उन्होंने ये कहा कि चिराग, नीतीश, नायडू इस बिल के खिलाफ हैं। तो एक बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आज दरअसल जेपीसी की पहली बैठक हुई। अब 30 अगस्त को जेपीसी की अगली बैठक होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो बिल है इसे जेपीसी को रेफर कर दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है फिलहाल ये चर्चा के लिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी हम लेते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या इस बिल को लेकर एनडीए में अपने साथियों में फूट पड़ गई है? देखिए, ये दावा किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं खालिद सैफुल्ला रहमानी, उनका हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा है कि उनकी मुलाकात टीडीपी से हो चुकी है, उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हो चुकी है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के जो मुखिया हैं उनसे, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जेडीयू में नीतीश कुमार से भी बातचीत हुई है और ये तीनों ही उनके साथ हैं। ये उनका एक बड़ा दावा है और आज जेपीसी की पहली बैठक थी। अब बड़ी बात ये कि अगर एनडीए के ये 3 बड़े सहयोगी दल अगर ये इस बिल की मुखालफत करने वालों के साथ हैं अखिलेश, फिर तो नंबर गेम चेंज हो जाता है। अब ये उनका दावा है। जेपीसी की अगली बैठक के बीच में जो अंतराल है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज इसका जो पूरा खाका है इस बिल का और जेपीसी की जो आगे मीटिंग चलेगी वो खाका सामने रखा गया है। तो आने वाले वक्त में जो बंद कमरों में मीटिंगें हुई हैं वो उन मीटिंगों की बातें खुल करके सामने आएंगी और तब जाकर के ये क्लियर होगा कि जो दावा है वो दावा कितना सही है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। वैसे जेपीसी के जो इस मामले में चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, वो तो आश्वस्त हैं कि जो अगला सत्र होगा उसमें पहले ही हफ्ते ये बिल जो है उसको टेबल कर देंगे। वो आपको दिखाते हैं आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी जेपीसी की मीटिंग के लिए पहुंचे सांसदों का ये वीडियो है। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से लेकर ओवैसी और संजय सिंह जैसे बड़े चेहरे मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन मीटिंग में निकला कुछ नहीं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की आजादी का जिक्र कर विपक्ष ने बिल का विरोध किया। इस बैठक में जाने से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय सिंह ने कह दिया था कि वो बिल का विरोध करेंगे। हुआ भी वही। ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। तो ये बिल गैर संवैधानिक है और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका मतलब? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय सर और निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन, मैं खामखा। बैठक में विपक्षी सांसदों ने एक सुर में बिल का विरोध किया। विपक्ष की मांग है कि बिल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, जबकि बैठक से पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा था कि इस बिल से मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस एक्ट को या इस रिफॉर्म को लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से उसका फायदा आम माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक के लोगों को मिले, पसमानदा लोगों को मिले, खवातीन को मिले, बच्चों को मिले। और उसी पे जो एक्ट आया है उस एक्ट में सभी हमारे सत्ता पक्ष और अपोजिशन के लोग थ्रेड एंड वेयर उसको डिस्कस कर सकें। उधर मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से अपील की है कि बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। बिल जो आया है वो तो सरकार ही की तरफ से आया है, घेरने का क्या मतलब है? हम उस बिल की मुखालफत करते हैं। जाहिर है कि सरकार किसी चीज़ को लाई है, हम ये समझते हैं कि वो हमारे वक्फ को वो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। हमें 100% यकीन है कि जिन कैरेक्टरों के हवाले किया जाएगा वो उसको हड़प करा देंगे। मानसून सत्र में बिल लोकसभा में पेश किया गया था और इसे लेकर सत्ता पक्ष में भी पूरी तरह से सहमति नहीं थी, जिसकी वजह से बिल जेपीसी को भेज दिया गया था। अब इस बिल का भविष्य अधर में है।
और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर। दरअसल श्रीनगर में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी गठबंधन की गुंजाइश तलाशने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। रात को श्रीनगर की सड़कों पर बिंदास घूमते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आइसक्रीम खाते और प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचाते दिख रहे थे। और जब सुबह हुई तो श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पीएम मोदी के 56 इंच को लेकर कुछ इस अंदाज में तंज कसते नजर आए। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को समझने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बुधवार की रात को श्रीनगर पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शहर के फेमस होटल में डिनर करने के बाद आइसक्रीम खाकर घूमते दिखे। अब जब मोदी के 56 इंच पर उन्होंने तंज कसा है तो बीजेपी इस तरह से जवाब दे रही है। यही लाल चौक जहां आइसक्रीम खा रहे हैं, यहां बम चलते थे, पत्थर चलते थे, आईएसआई का झंडा लगाते थे। आज वहां पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं और राहुल गांधी खुद देखकर आए हैं, आइसक्रीम का आनंद लिया है। इससे पहले वो लाल चौक कब गए थे? इससे पहले उन्हें डिनर का आनंद कब लिया था? और उनको धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है, किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है, इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि नकल करता कौन है सब जानते हैं। नकल कौन करता है ये दुनिया जानती है और उनकी आदत बन गई। पहले भी इस प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए जो अगर भगवान ने आपको एक लेवल दिया है उस लेवल में रहना चाहिए, ना कि ये मस्खरियाँ करके कुछ होने वाला है। उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, जो व्यक्ति राजनीति में मजा हुआ हो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जो परिवार ने जबरदस्ती आगे बढ़ाया हो, यही अंतर रहता है दोनों में। दिन में भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया और दावा किया कि वो कश्मीर के लोगों का दुख दर्द मिटाना चाहते हैं। एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी ने इस दौरे के जरिए प्रदेश में गठबंधन की संभावनाओं को भी तलाशने की कोशिश की। जिस बात पर अटकलें कुछ समय से लग रही थी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो पाएगा या नहीं, या फिर पीडीपी भी इसमें साथ होगा, उस पर विराम लग गया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले दौर का नामांकन शुरू हो चुका है। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 25 अगस्त को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन कर ही रहे थे। शरद पवार ने भी कह दिया था कि वो छात्रों के समर्थन में आंदोलन में आने वाले हैं। इससे सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। 2 दिन से हम यहाँ बैठे वाले हैं, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, रात यहाँ ही गुजर गई। बुधवार रात की ये तस्वीर
पुणे में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों की ये भीड़ सड़क पर जुटी तो पुणे से मुंबई तक सियासी हड़कंप मच गया। ये वो छात्र हैं जो पुणे में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांग थी 25 अगस्त को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा टाली जाए। छात्रों के इस आंदोलन को सुबह होते ही शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल गया और शरद पवार के पोते रोहित पवार छात्रों के साथ अनशन पर बैठ गए, बांग्लादेश की याद दिलाते। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है महाराष्ट्र का, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये जो छात्र है उनकी मांगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल है। अभी ये मांगे 2-3 महीनों से चल रही है, लेकिन सरकार ने उस मांगों को सीरियसली नहीं लिया। अगर आप देखो तो विद्यार्थियों ने डिसीजन ले लिया तो बांग्लादेश में क्या हुआ है हम सबको मालूम है। तो इसीलिए ये विद्यार्थियों का जो निर्णय है जल्दी से जल्दी उनके हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से लेना चाहिए। असल में आंदोलन करने वाले छात्र कृषि विभाग की परीक्षा की तैयारी में जुड़े और चाहते हैं कि MPSC की परीक्षा में कृषि विभाग के 258 पदों को भी शामिल किया जाए। ABP न्यूज की रिपोर्टर शिवानी ने छात्रों से बात की और उनकी मांगों के बारे में जाना। हमको एग्जाम पोस्टपोन चाहिए, 2 एग्जाम एक साथ आ रही है ना, तो हम नहीं दे सकते 2 एग्जाम, हमारा नुकसान होगा एक कोई, तो इसलिए हमें 2 पोस्टपोन चाहिए एग्जाम। हमारी यही मांगे है कि कमीशन इसके बारे में सोचे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि एक बच्चा एक एग्जाम के लिए तरसता है, जबकि उसको एक साल में बहुत सारे कम चांस मिलते हैं। इस बार उसको 2 चांस आए थे, अब जबकि एक ही बार में अगर 2 एग्जाम लेंगे तो बच्चों का तो नुकसान तो फिक्स होने वाला है। उधर NCP SP के प्रमुख शरद पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया और 24 घंटे समय देते हुए सड़क पर उतरने की धमकी दे डाली। बीजेपी कह रही है चुनाव का मौका है, इसीलिए शरद पवार को सड़क पर उतरने की बात कहनी पड़ रही है। सर्व हास्यास्पद आहे। महाविकास आघाडीचं सरकार असताना अशा घटना झाल्या तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची गंभीरता नव्हती का? तेव्हाही प्रश्नाची गंभीरता होती, तेव्हा आपण मैदानात उतरले नाही। आता निवडणूक आहे म्हणून मी मैदानात उतरले। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छात्रों की नाराजगी को राजनीतिक मुद्दा बनने से पहले ही सरकार फौरन एक्शन में आई और छात्रों की मांग के सामने सरेंडर करते हुए 25 अगस्त को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। और चलिए अब एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगे आरोपों का दस्तावेज सामने आ चुका है। वो दस्तावेज जो एबीपी न्यूज के पास है हम आपको दिखाएंगे। जो तमाम आरोप संदीप घोष पर लगे हैं उसका दस्तावेज बायोमेडिकल टेस्ट को लेकर देखिए जो बातें हैं वो इस दस्तावेज में शामिल हैं। ये पूरा दस्तावेज आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट घोटाले का दस्तावेज ये पूरा है, जिसमें तमाम आरोप संदीप घोष पर लगे हैं भ्रष्टाचार के। और ऐसे में अब इन आरोपों का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, 7वां दिन और ये पूछताछ अब भी जारी है। अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट एबीपी न्यूज के पास है जो आप इस वक्त देख सकते हैं, जिनमें वो बड़े आरोप जो कि लगातार संदीप घोष पर लग रहे हैं शुरुआत से, जब से ये जांच शुरू हुई है, अब उनका ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके टीवी स्क्रीन पर है। आइए अब आपको और जानकारी के साथ अखिलेश आनंद के पास लेकर चलते हैं सीधा। दरअसल कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे संदीप घोष पर। भ्रष्टाचार का भी एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और उससे संबंधित अब दस्तावेज यानी ये डॉक्यूमेंट्स सामने आने लगे हैं, यानी प्रमाण अब सामने आने लग गया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव पर धोखे का आरोप लगाया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ा झटका आरजेडी को। महासचिव श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव पर धोखे का आरोप लगाया। विस्तार में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका। श्याम रजक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया, क्यों? मैंने अपने इस्तीफा पत्र में 4 लाइन जो लिख दिया है, उस 4 लाइनों में सारी बातें आ गई हैं। उससे अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं। कौन लोग थे जो चाल चल रहे थे, आप समझ नहीं पाए? शतरंज के शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया।
वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। कौन लोग मोहरा चले से? अब राजद में होंगे तो राजद के लोग ना मोहरा चल रहे थे, कोई दूसरे पार्टी के लोग तो मोहरा चलाएंगे नहीं। आगे क्या स्टैंड रहेगा? अभी मैं कोई स्टैंड नहीं, मेरे सामने दो ही विकल्प है। एक है कि किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके जो मेरे विजन है उस विजन के तहत काम करूं। वो काम है कि फुलवारी के लोगों के साथ जो ऋण है उस ऋण के आधार पर मैं उसकी सेवा करूं। दूसरा रास्ता है मेरे पास राजनीतिक संन्यास का, तीसरा कोई विकल्प नहीं। सामाजिक नेता आप हैं, एक ही पार्टी बच रही है जेडीयू, वापसी करेंगे? अब पार्टी बच रही है कि नहीं बच रही है आपका आकलन हो सकता है, मेरा आकलन है विजन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।